गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से पवन के बारे में और पवन के मुख्य रूप से क्या क्या कार्य हैं और उन कार्यों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक तो पवन के कार्यों के बारे में और पवन निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं उनमें पवन दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती है। एक तो अपर्दन की स्थलाकृतियाँ बनाती हैं और एक पवन निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अपन पवन निर्मित स्थलाकृतियों में अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पवन। तो पवन और हवा में क्या अंतर है? देखो, हवा क्या होती है? मुख्य रूप से हवा केस जैसे कोई बंद कमरा है और वहाँ पे मान लो कोई एसी लगा हुआ है तो वो हवा नहीं है, वो केवल और केवल उस जो पवन नहीं है वो हवा है। उसको अपन क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। और जब अपन स्वतंत्र मैदान में खड़े हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जब हवा गतिशील हो, एक निश्चित दिशा में चलती हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। यानी स्वतंत्र मैदान में जो एक निश्चित गतिशील दिशा में चलती है तो वो तो क्या है? आपकी पवन है। और बंद कमरे में जो अपन हवा महसूस कर रहे हैं, आपको गर्मी नहीं लग रही है एसी के कारण, तो वो आपकी क्या है? हवा है। तो अब अपन बात करते हैं पवन के बारे में। और पवन के जो कार्य हैं मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना 3 कार्य हैं। पवन के कितने कार्य हैं? मुख्य रूप से आपके 3 कार्य हैं। पहला कार्य है आपका अपवहन। अपवहन का मतलब है पवन यानी किसी भी प्रकार से जैसे पवन चलती है तो कहीं ना कहीं किसी भी जो समतल मैदान है या जो आपका मरुस्थल है या तो उस मरुस्थल के अंदर वो क्या करती है? पवन अपने साथ में कणों को उड़ा कर ले जाती है। क्या करती है? मिट्टी के कणों को, बालू के कणों को उड़ा कर ले जाती है और वहाँ पर गड्ढे का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? गड्ढे या गर्त का निर्माण करती है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये अपवहन प्रक्रिया कहलाती है। यानी पवन का जो पहला कार्य है, पवन अपने साथ में बालू के या मिट्टी के कणों को उड़ा कर ले जाती है और उस स्थान पर गड्ढा कर देती है या गर्त बना देती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अपवहन। और ये कार्य केवल और केवल, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कार्य केवल और केवल आपके पवन में होता है। कुछ कार्य ऐसे जो केवल एक विशेष में होता है, तो ये कार्य केवल और केवल आपके पवन में होता है। फिर अपन बात करते हैं अपघर्षण। यानी जो आपका मरुस्थलीय इलाका है या जो आपके समतल इलाका, वहाँ से पवन क्या करती है? वहाँ की जो चट्टान है उनको धीरे धीरे घिसकर क्या कर देती है? चिकना कर देती है। यानी अपघर्षण प्रक्रिया के द्वारा क्या करती है? पवन एक दूसरा कार्य करती है अपघर्षण का, और वो क्या करती है? चट्टानों को धीरे धीरे चिकना कर देती है। पवन ये चट्टान है, इसके ऊपर से टकरा कर बार बार इस प्रकार से टकरा कर जाएगी तो वो चट्टान को तोड़ती हुई और उसको घिसती हुई जाएगी। तो वो क्या कर देती है? परत जो चट्टान है उसका जो ऊपरी परत है उसको चिकना कर देती है, तोड़ देती है, विघटित कर देती है। तो ये दूसरा कार्य है आपका अपघर्षण, जो परत चट्टानों को क्या कर देती है? आपके चिकना कर देती है। और पवन का जो तीसरा कार्य है सन्निघर्षण। और सन्निघर्षण का मतलब क्या है? सन्निघर्षण का मतलब यह है कि पवन अपने साथ में जो उड़ाए गए जो मिट्टी के कण हैं उनको आपस में टकराते हुए या आपस में उनका घर्षण करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, तो इस प्रकार से चट्टानों को तोड़ती है। यानी जैसे कोई चट्टान, बड़ी चट्टान है, वो पवन के द्वारा टूट गई और टूटने के बाद में 2 कण जो जब चलते चलते आपस में टकराते हैं, आपस में रगड़ खाते हैं, तो इस प्रकार से जो चट्टान है वो टूट जाती है, छोटे छोटे और कण हो जाते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? सन्निघर्षण कहते हैं। अब अपन जो बात करेंगे जैसे ये अपर्दन है, अपघर्षण है, सन्निघर्षण, ये प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पे होगी? जहां पर मिट्टी असंगठित प्रकार की होगी, यानी मरुस्थलीय इलाकों में ये प्रक्रिया सबसे ज्यादा होगी। तो अपन बात कर लेते हैं एक बार मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो मरुस्थल है, मरुस्थल भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना, मरुस्थल के कितने प्रकार है? मरुस्थल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला मरुस्थल का जो प्रकार दिया हुआ है वो है आपके चट्टानी या हम्मादा मरुस्थल। यानी इस प्रकार का मरुस्थल जहां पे केवल पत्थर ही पत्थर हो, यानी अधिकांश जो चट्टान है वो पथरीली हो, अधिकांश चट्टान है पत्थर की बनी हो, कठोर चट्टाने हो, तो उसे अपन चट्टानी या अपन कह सकते हैं हम्मादा, यानी पत्थर से निर्मित जो आपका मरुस्थल होता है। जैसे आपका अपन बात कर लेते हैं, जैसे जोधपुर का जो सूरसागर एरिया है वहां पे पत्थर की खाने हैं, तो वो जो मरुस्थल का ही प्रकार है। अपन कहते हैं ना, राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय क्षेत्र में आता, तो जोधपुर भी मरुस्थलीय क्षेत्र में आता, लेकिन जो सूरसागर क्षेत्र है वो केवल और केवल पथरीला क्षेत्र है, जहां पर पत्थर निकलते हैं, पथरीली चट्टानें निकलती है, तो वो वाला चट्टान अपन कहलाता है मरुस्थल पथरीला, या अपन कह सकते हैं चट्टानी या हम्मादा मरुस्थल। दूसरा होता है रेग मरुस्थल। यानी इस प्रकार का जो मरुस्थल है वहां पे कंकड़, पत्थर और मिश्रित प्रकार के बालू या मिट्टी के कण पाए जाते हैं। वो मिश्रित जो आपका मरुस्थल पाया जाता है, कंकड़, पत्थर मिश्रित, ये वाला जो रेत वगैरह, बलुई रेत, तो ये क्या कहलाता है? आपका रेग कहलाता है। एक होता है अर्घ या इर्ग मरुस्थल।
जहां पर बालू रेत के टीले पाए जाते हैं। बालू रेत के टीले पाए जाते हैं, जैसे अपन बात करते हैं जोधपुर का ओसिया का जो सम गांव है, केवल रेत के टीले, विशाल रेत के टीले पाए जाते हैं। तो ये तीसरा प्रकार हो जाता है। देखो चट्टानी या हमदा मरुस्थल केवल पथरीला होता है, और रेग मरुस्थल तो ये मिश्रित मरुस्थल होता है, कंकड़ पत्थर और आपके जो चट्टान है। और अर्घ या इर्ग होता है बालू, यानी अपन कह सकते हैं मिट्टी से निर्मित चट्टान होती है। अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से पवन निर्मित अपर्दन की इस्तेलाकृतियां। पवन निर्मित अपर्दन की इस्तेलाकृतियां क्या क्या है, जैसे अपन बात करते हैं पवन निर्मित अपर्दन से इस्तेलाकृतियों के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं वात गर्त या अपवाहन बेसिन। ये क्या होता है? वात गर्त या अपवाहन बेसिन क्या होता है? मुख्य रूप से वात गर्त का मतलब या अपवाहन बेसिन का मतलब होता है गड्ढा, यानी जब पवन संरचना यानी मरुस्थल में जब पवन चलती है। जैसे अपन बात करते हैं, ये वाली एक मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूं, जो चित्र बनाते हैं देखो उसको आपको समझना। ये जैसे अपन बात करते हैं, ये कोई मान लो चट्टान है, ये रेतीला मरुस्थल है, ये रेतीला मरुस्थल है, मरुस्थल। और इस मरुस्थल में जब हवा गतिशील हो या पवन ये गतिशील हो, तो यहाँ से क्या कर देती है, यहाँ से रेत के जो कण हैं इनको उड़ा के यहाँ क्या कर देती है, निक्षेप कर देती है। यहाँ क्या कर देती है, निक्षेप, यानी इस चट्टान का या इस मरुस्थल के कणों को उड़ाकर यहाँ निक्षेप कर दिया, और यहाँ पे एक गड्ढा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक गर्त हो गया। इस प्रकार से ये एक गर्त का निर्माण कर देता है, और इसी गर्त को अपन क्या कहते हैं, वात गर्त या अपवाहन बेसिन कहते हैं। वात गर्त या अपवाहन बेसिन कहते हैं इसी को। और इसी वात गर्त या अपवाहन बेसिन को अपन यूएसए में यानी अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, बफेलो वॉल्स। इसको ही अपवाहन बेसिन को या गड्ढे नुमा इस्तेलाकृति को अमेरिका में क्या कहते हैं, बफेलो वॉल्स। और एक शब्द और आता है मंगोलिया, जो आपका पढ़ा होगा आपने देश मंगोलिया, जहां पर गोभी का मरुस्थल है और ठंडा मरुस्थल है। यहां पर इसको अपन कहते हैं पांग क्यांग, यानी ये जो गर्त है यूएसए में तो इसे कहते हैं बफेलो वॉल्स, बफेलो वॉल्स। और जो ये वाला जो क्षेत्र है, और वहां पर यानी यूएसए में इसी अपवाहन बेसिन को, मरुस्थल को जो यूएसए में कहते हैं बफेलो वॉल्स, और इसी को मंगोलिया में पांग क्यांग कहते हैं। तो पहली जो अपर्दनात्मक इस्तेलाकृति होगी वात गर्त या अपवाहन बेसिन। दूसरी अपन बात करते हैं छत्रक शिला, जैसे को मरुस्थल में है, और इस प्रकार की मुख्य रूप से छाते नुमा इस्तेलाकृति का निर्माण हो जाता। जैसे कोई चट्टान है, और वो चट्टान जिसका ऊपरी भाग तो कठोर है, और बीच वाला जो भाग है वो आपका मुलायम भाग है या कोमल भाग है, तो वहाँ से धीरे धीरे देखो यहाँ से इसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया। यहाँ की जो चट्टानें थी वो इसका अपर्दन हो गया, और ये इस प्रकार के छतरी नुमा इस प्रकार की इस्तेलाकृति बच गया, ये वाला भाग। तो इसे अपन क्या कहते हैं, छत्रक शिला कहते हैं, यानी छाते नुमा जो इस्तेलाकृति है। और इसी छत्रक शिला को ही अपन क्या कहते हैं, मशरूम रॉक कहते हैं। कभी कभार आपको इंग्लिश नाम भी पूछ लिया जाता है, मशरूम रॉक क्या है, तो छत्रक शिला को ही अपन मशरूम रॉक कहते हैं। और छत्रक शिला या मशरूम रॉक, इसको अपन जर्मनी में क्या कहते हैं, पीटर्स फेल्सन कहते हैं, पीटर्स फेल्सन। इसे जर्मनी में अपन क्या कहते हैं, पीटर्स फेल्सन कहते हैं, मशरूम या अपन कह सकते हैं छत्रक शिला को। और इसे ही अपन सहारा मरुस्थल में इसे अपन गारो या गारा कहते हैं। इसी को अपन इस्तेलाकृति को, छत्रक शिला को ही क्या कहते हैं, गारा या गारो कहते हैं अपन इसको जर्मनी में। अब अपन बात करते हैं तीसरी इस्तेलाकृति हो गई आपके दीपावगिरी या इंसेलबर्ग। देखो इंसेलबर्ग या दीपावगिरी होता क्या है, जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहां पे जो इस्तेलाकृतियां बनती है, जैसे देखो ये आपका मरुस्थल क्षेत्र है, और यहाँ पे जब मान लो किसी भी प्रकार से चट्टान का अपर्दन हो जाए, और इस प्रकार से चट्टान के कुछ छोटे छोटे टीले यानी टीले नुमा चट्टान, ये जो टीले बच जाते हैं, ये मरुस्थल के बीच में, यानी जो मुलायम चट्टान होती है या कोमल चट्टान होती है वो उसका तो अपर्दन हो जाता है, और जो कठोर चट्टान या जो हार्ड चट्टान है वो पीछे बच जाती है और छोटे छोटे टिल्लों के रूप में। और इसी को अपन क्या कहते हैं, और इसी को अपन कहते हैं ये दीपावगिरी या इंसेलबर्ग। और इसका जो बोर्नहार्ट एक इंसेलबर्ग नाम का वैज्ञानिक था, भूगोलवेत्ता था, उसके नाम के आधार पर इसको अपन इंसेलबर्ग कहते हैं। और दीपावगिरी का मतलब देखो ऐसा लग रहा है आपको समुद्र के बीच में द्वीप हो,
तो जो हार्ड जो कठोर चट्टानी संरचना होती है वो दीप के समान होती है दूर से देखने पर, इसीलिए इसे अपन दीपावगिरी या अपन इसे इंसेलबर्ग के नाम से इसे जानते हैं। दूसरी बात, अगली जो चट्टान है ज्यूगेन या ज्यूजेन। देखो कहीं आपको गेन मिलेगा ग और कहीं आपको ज मिलेगा, ज्यूगेन या ज्यूजेन। और ये किस प्रकार की संरचना होती है, ये एक दवात नुमा संरचना होती है। जैसे मान लो ये कोई चट्टान है, इसमें इस प्रकार से समानांतर क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं समानांतर, समानांतर जो चट्टान होती है, और इनके बीच में मान लो यहां कहीं पर भी इस प्रकार से ये अपर्दन हो गया और ये टीले नुमा इस प्रकार से, तो ये जो अपर्दन है ये इस प्रकार से दवात नुमा स्थलाकृतियों का निर्माण कर देती हैं। इस प्रकार चट्टानों के बीच में ये दवात नुमा जो स्थलाकृति है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग, इसी को अपन क्या कहते हैं, ज्यूगेन कहते हैं। तो ज्यूगेन का मतलब क्या है, जब कठोर चट्टान और आपकी कोमल चट्टान ये जब समानांतर फैली हो, तो इसमें जहां पे आपका कोमल चट्टान है वहां से इसका क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा, और अपर्दन हो जाएगा और कठोर चट्टान शेष रह जाएगी और दवात जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, ज्यूगेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यूगेन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, दवात नुमा संरचना इस प्रकार की चट्टानों के बीच में हो जाती है। और ध्यान क्या रखना है, लंबवत ये नहीं है, ये किस प्रकार की जो इसका जो निर्माण है ये धीरे धीरे ये क्षैतिज अपर्दन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ज्यूगेन और यार्डंग में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का अपर्दन होता है। तो ये जो ज्यूगेन की जो दवातनुमा संरचना है ये किस प्रकार से क्षैतिज अपर्दन के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब अपन आगे बात करते हैं भू स्तंभ या डिमोइसिल्स। देखो भू स्तंभ होता क्या, यानी जब पवन का बालू के रेत के कणों का, पवन द्वारा बालू के रेत के कण या बड़ी चट्टान का अपर्दन होता है, तो वहां पर भू स्तंभ या अपन कैसे डिमोइसिस, जैसे मान लो कोई बड़ी चट्टान है, ये देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में कहीं पर आपको कठोर चट्टानें मिलेगी, कहीं पर आपको कोमल चट्टानें। तो ये जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पे ये इस प्रकार से स्तंभ नुमा ये कठोर संरचना, देखो ये वाली क्या है आपकी कठोर संरचना, और यहाँ पर क्या थी, देखो ये कोमल संरचना थी। तो ये क्या होता, यहाँ धीरे धीरे, यहाँ मैं टिक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से देखो धीरे धीरे इस चट्टान का क्या हो गया, अपर्दन हो गया। यहाँ से चट्टान का धीरे धीरे क्या हो गया, अपर्दन हो गया है। और ये जो कठोर चट्टान के ऊपर रहने से, यहाँ से ऊपर रहने से कठोर चट्टान के दबाव के कारण नीचे वाला जो ये भाग है, ये मुलायम चट्टान, इसका अपर्दन नहीं हो पाता है, और ये एक स्तंभ की तरह आपको मरुस्थल में नजर आता है। या अपन कह सकते हैं जहाँ पे अपर्दन हुआ है वहाँ पे एक स्तंभ नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, भू स्तंभ या डिमोइसिल्स कहते हैं, भू स्तंभ। एक होती है तीप महल शिला या ड्राई कांटर। जैसे मान लो किसी भी चट्टान का अपर्दन हो और वो इस प्रकार से हो गया हो, जैसे आपको कहीं मिलेगा, जैसे कोई बड़ी चट्टान है, जैसे ये कोई बड़ी चट्टान है और इसका इस प्रकार से अपर्दन हो गया हो, या तो यानी तीन महल नुमा जो संरचना हो जाती है, तीप महल नुमा, इसी संरचना को अपन क्या कहते हैं, तीप महल या अपन कह सकते हैं ड्राई कांटर कहते हैं। और इस प्रकार की जो संरचना है इसे अपन चतुष्फलकीय संरचना भी कहते हैं, क्योंकि तीन आपको हिस्से आपको दिखेंगे और चौथा हिस्सा जो आपको नहीं दिखेगा। और इसकी जो अष्टफलक वाली जो संरचना होती है उसे अपन वेंटिफैक्ट संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टफलक वाली संरचना को अष्टफलकीय संरचना, इसे अपन कहते हैं वेंटिफैक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना, आपको ये पूछ सकते हैं कि जो आपका जो तीप महल है, इसकी जो चतुष्फलकीय संरचना होती है ना पवन द्वारा निर्मित, उसको अपन तीप महल या ड्राई कांटर कहते हैं। और अष्टफलकीय जो संरचना होती है ना पवन द्वारा जो निर्मित अपर्दन के बाद में, उसे अपन वेंटिफैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंटिफैक्ट कहते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं यार्डंग। यार्डंग क्या होता है, जैसे देखो यार्डंग मैंने आपको बता दिया अभी कि जब पवन का द्वारा लंबवत अपर्दन कर दिया जाए, ये कोई चट्टान है, मान लो ये इस प्रकार की चट्टान, यहाँ पे लंबवत अपर्दन कर दिया जाए इस प्रकार से, तो ये जो लंबवत अपर्दन है, लंबवत अपर्दन के द्वारा जब किसी इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो जाए, जैसे देखो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे बना दिया है, ये इस प्रकार की स्थलाकृति, ये लहरनुमा इस प्रकार की लंबवत, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, यार्डंग कहते हैं। और इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो दोस्ती होती है ना, जो अपन कहते हैं दोस्ती में यार दोस्त,
तो उनकी दोस्ती लंबी चलती है। तो इसका मतलब है लंबवत अपर्दन के द्वारा जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, यार्डंग कहते हैं। और जो ज्यूगेन होता है ना वो क्षैतिज यानी क्षैतिज अपर्दन के द्वारा बालू की रेत के कणों द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है दवातनुमा, उसे अपन क्या कहते हैं, ज्यूगेन या ज्यूजेन कहते हैं। एक अगली स्थलाकृति है जालीदार शिला। तो देखो जालीदार शिला क्या होता है, जैसे कोई ये चट्टान है, मान लो ये कोई चट्टान है और इस चट्टान में धीरे धीरे क्या होगा, अब पवन द्वारा इसका क्या कर दिया जाएगा, घर्षण कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, इसके बीच में इस बड़ी चट्टान में यहाँ धीरे धीरे जाली यानी छिद्र हो जाएंगे, यानी जाली नुमा, दूर से देखने पर आपको जाली जैसा दिखाई देगा। तो इस प्रकार की जो संरचना बार बार इस चट्टान पे पवन आके टकराएगी, बार बार पवन आके टकराए तो इनके मध्य छिद्र कर देगी। तो इस छिद्र नुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं, जाली नुमा या जालीदार शिला भी कहते हैं। एक होता है पुल या खिड़की। जब ये देखो, जब ये जो आपकी जाली नुमा जो संरचना है इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र है तो ये जालीनुमा संरचना कहलाएगी। और यही जालीनुमा संरचना जब बड़े बड़े छिद्रों में आर पार हो जाए चट्टान के, दोनों ओर से अपन आर पार हो सकता है इस चट्टान के, तो उसे अपन पुल या खिड़की के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, पुल। पुल के नीचे से अपन क्या हो सकता है, जैसे ये कोई बड़ी चट्टान है, यहाँ पूरा अपर्दन हो गया तो यहाँ से इधर से गाड़ी इधर आ सकती है, इधर से इधर आ सकती है, यानी आर पार हो सकती है। तो इस प्रकार की जो संरचना है अपर्दन द्वारा निर्मित, उसे अपन क्या कहते हैं, पुल या खिड़की के नाम से भी जाना जाता है, यानी आर पार हो सकता है। हवा इस प्रकार से इतनी बार बार चट्टान के ऊपर आके टकराएगी, जो छोटे छोटे जो छिद्र थे जालीनुमा शिला में, वो छिद्र बड़े बड़े हो जाएंगे और बड़े बड़े होकर फिर पूरी हवा आर पार हो जाएगी। इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन पुल या खिड़की के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से आपको 2-3 याद रखना है। एक आपको याद रखना है वादगर्त या अपवान बेसिन को यूएसए में क्या कहते हैं, तो यूएसए में इसे बफेलो वेलस कहता है, यूएसए में कहते हैं बफेलो वेलस। और इसे मंगोलिया में पाक कियांग कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक कियांग। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है, एक होता है आपके छत्रक शिला, और छत्रक शिला को जर्मनी में क्या कहते हैं, पीटर्सफेल्सन कहता है। जर्मनी के में क्या कहते हैं, पीटर्सफेल्सन कहते हैं। और सहारा मरुस्थल में इसे गारो या गारा कहते हैं। क्या कहते हैं, गारो या गारा कहते हैं। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि ज्यूगेन और आपको यार्डंग में क्या अंतर है, तो ज्यूगेन द्वारा क्षैतिज अपर्दन द्वारा जो दवातनुमा संरचना का निर्माण होता है वो ज्यूगेन स्थलाकृति है। और जब पवन द्वारा किसी बालू या मिट्टी के कणों का निर्माण जब लंबवत हो और लहरदार और लंबवत हो, तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसे अपन क्या कहते हैं, यार्डंग कहते हैं। और मैंने आपको शॉर्ट के लिए बताया था, मैंने कहा जो यार दोस्ती होते हैं ना वो लंबे समय तक चलती है, इसलिए यार्डंग आपको ध्यान रखना लंबवत अपर्दन होता है और ज्यूगेन में आपको क्षैतिज अपर्दन याद रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा जो पवन निर्माण से संबंधित, अपन ने पवन के 3 कार्य पढ़े, अपवान होता है, अपघर्षण होता है और सन्निघर्षण होता है। पवन के 3 ही कार्य हैं और पवन अधिकांश जो अपर्दन करने का कार्य कहाँ करती है, मरुस्थल में करती है। तो मरुस्थल के भी 3 प्रकार हैं, एक आपका हो गया हम्मादा, दूसरा हो गया रेग और तीसरा हो गया अर्घ या इर्घ मरुस्थल होता है। और अपन ने पढ़ लिया अपन पवन निर्मित अपर्दन स्थलाकृतियों के बारे में। आज अपन अगले वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे पवन निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति के बारे में। आप अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आप हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।